Hello everybody, welcome to iExamB. I am प्रतीक तलदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर अकाउंट्स फैकल्टी एट iExamB. इस वीडियो में हम बात करेंगे IFSCA के प्रीवियस ईयर पेपर के कॉमर्स एंड अकाउंट्स, फाइनेंस और कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। IFSCA ग्रेड ए की वर्कशॉप आज रखी गई है 30 मार्च को 8 PM पे। यहाँ पे आपको सुशील सर और तुषार सर इस कोर्स से रिलेटेड एंड टू एंड गाइडेंस देंगे, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ये वर्कशॉप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही में iExamB के सारे ही कोर्सेज आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे टिल 31 मार्च। तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड और आप प्रिपेयर कर सकते हैं 50% फास्टर एट 50% लोअर कॉस्ट। बात करें आपके फेज 1 पेपर 2 की, तो यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस और कॉस्टिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। इन तीनों का ही सिलेबस काफी वास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये वाला पोर्शन आपका सेबी से भी रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। हालांकि डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट दोनों आजकल एक हो चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी और फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट भी आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन्वेंटरी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इससे पहले आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने भी आने चाहिए, उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करना आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे PYP में हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस पे थ्योरी क्वेश्चन आया था। फिर आपके शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस जैसे कि बोनस इशू, राइट इशू, ESOP, बायबैक, ये वाले सारे टॉपिक्स भी आपके यहाँ पे कवर्ड होंगे। फाइनेंस का भी एक काफी बड़ा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। और कॉस्टिंग के अंदर आपका बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, जहाँ पे आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अब हर इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट निकालने का मेथड अलग होता है, तो ये वाला टॉपिक वहाँ पे हर इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज होता रहता है। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड एनालिसिस आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और लीन सिस्टम अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहां से एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। लीन सिस्टम बेसिकली आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। चालू करते हैं डिस्कशन प्रीवियस ईयर पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज। तो गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी मिली है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। अब वर्किंग कैपिटल मतलब हमारी डे टू डे जो रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस चलाने के लिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये एक तरह की प्राइमरीली रेवेन्यू रिसीट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सब्सिडी मिल रही है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर सब्सिडी मिलती तो वो कैपिटल रिसीट हो जाता है, यहाँ पे वो रेवेन्यू रिसीट हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल असेट। तो बिल्डिंग ये तो एक डेप्रिसिएबल असेट है। लैंड ये बिल्कुल एक नॉन डेप्रिसिएबल असेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर वापस एक डेप्रिसिएबल असेट है। व्हीकल्स भी डेप्रिसिएबल असेट है। अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है सर पेटेंट पे भी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, पर उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट एमोर्टाइजेशन लगता है। तो अगर कोई टेंजिबल असेट है तो डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल असेट के केस में एमोर्टाइजेशन लगता है। यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब यहाँ पे आपको दो क्लू दे दिए, पहले तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन लिख दिया और एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो यहां से सीधा ही पता चल रहा है कि वो तो बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का पोजीशन बताता है, आउटफ्लो और इनफ्लो बताता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपके इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार पूरे साल में, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखा होता है। ये चारों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं। तो द राइट आंसर विल बी बैलेंस शीट। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ बाय प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। अब एक मैं मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसके साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बन गया जिसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो अब ऐसे केस में जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी ऑब्वियसली वो मुझे मेन प्रोडक्ट के अंदर ही अलोकेट करनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दो। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसे भी करके हमको बढ़ाना है। उसके बाद ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन फंड्स कॉल्ड।
अब अगर हमने कोई बिजनेस चालू किया और खुद का पैसा लगाया है, ओन फंड्स लगाए, अब अगर हम सोच रहे हैं कि ये फंड्स हमने यहाँ पे नहीं लगाए होते तो हमको इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो बहुत सारे ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, जैसे एक्चुअल कॉस्ट, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कोई एक्चुअल कॉस्ट है नहीं। मार्केट कॉस्ट भी ये नहीं है। नोशनल कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा टर्म होता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लास्ट मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट भी नहीं है। बचे दो ऑप्शन जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, नोशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नोशनल कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा टर्म होता है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है। फिलहाल हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि अगर ये वाला जो फंड होता है ये अगर हमने बिजनेस में ना लगाया होता तो हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ये एक नोशनल कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज उसका नहीं दे रखा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिस्क फ्री रेट भी दे दी होती 6% की, कि अगर आप ये पैसा ओन फंड्स में ना लगाएं तो आपको रिस्क फ्री रेट मिल जाएगी, या फिर आपको कोई और बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे रखा होता। तो ऐसे केस में ये नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव दिया हुआ होता तो फिर आपका आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता। फिलहाल इसका आंसर नोशनल कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेलेवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। से फॉर एग्जांपल अभी आपने प्लान बनाया है कि मैं सेबी का या फिर IFSC का एग्जाम दूंगा और एक जॉब जो आपको मिल रही थी वो नहीं करूंगा। से फॉर एग्जांपल उस जॉब में आपको 20,000 पर मंथ मिलते हैं, तो ये आपके लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। अब जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको माइंड में हमेशा रहेगा कि यार एक 20,000 पर मंथ की जॉब मैंने फॉरगो की है, राइट। तो एक रेलेवेंट कॉस्ट है। यहाँ पे आप इसको एक मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं या फिर आप इसको एक रेलेवेंट कॉस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ ऑपरेटिंग लिवरेज इज कैलकुलेटेड। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेक्स्ट इज हाउ द वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटिटी इज कंप्यूटेड। तो वर्किंग कैपिटल हमारा डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल हमको चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर कभी आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ लिया जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ करंट असेट का टोटल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ कॉस्टिंग दैट बैच कॉस्टिंग इज। तो बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक पार्ट होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम बैचेस के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, मास लेवल प्रोडक्शन करते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी गवर्न्स द LLP इन इंडिया। तो LLP आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। एक तो आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है। वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट आया था LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करती है। LLP को इंडिया के अंदर MCA गवर्न करता है। नेक्स्ट इज which regulator in India regulates and provides guidance on issue of commercial papers। तो कमर्शियल पेपर को कैसे इशू किया जाए उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI देते हैं। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया, हु इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF भी इनकम टैक्स के अंदर एक पर्सन होता है। HUF फैमिली का जो हेड होता है वो सबसे सीनियर मेंबर, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पे होता है HUF का। सारे अथॉरिटेटिव डिसीजंस HUF के अंदर हमेशा कर्ता लेता है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन और एंटिटी इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कस्टोडियन यहाँ पे वापस RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट का टाइप निकालना है कि ये किस तरह की कॉस्ट है। A salesperson in an organization has a fixed salary of 2,000 rupees per month। तो 2,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे सेल्समैन की फिक्स सैलरी है, एंड एन एडिशनल कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स मेड। तो जब उसका सैलरी का टोटल आ रहा है तो उसके अंदर से एक कंपोनेंट तो फिक्स कॉस्ट का है और दूसरा कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट का है जो वेरी कर रही है सेल्स के हिसाब से। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है कॉस्ट का? तो ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और आपका वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट भी है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। विच मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडाइसेस इन इंडिया। तो सेंसेक्स और निफ्टी को कैसे निकाला जाता है? तो ये आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड होता है जिससे आपका सेंसेक्स और निफ्टी कंप्यूट किया जाता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी पे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, यहाँ पे आपको बिल्कुल इसको देखना चाहिए। IFSCA के एग्जाम से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है
उसी में मैंने बताया था कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपका सेंसेक्स और निफ्टी का कैलकुलेशन होता है। What ratio is obtained by dividing company's net income by the number of shares outstanding? अच्छा, यहाँ पे आपकी कंपनी की नेट इनकम डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग पर शेयर की तरफ आपको डायरेक्ट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर का हम कंप्यूटेशन करते हैं नेट इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एज पर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये अकाउंटिंग बेसिक्स के अंदर से आपका आ गया है। एन असेट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक की कॉस्ट तो आपकी 100 रुपये आ रही है और एनआरवी उसकी 80 रुपये आ रही है, मतलब आज वो बिकेगा 80 रुपये पे ही। तो अकाउंटिंग फॉलो करती है कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं और प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो समझदारी इसी में ही है कि आप उसको 80 पे वैल्यू करें, क्योंकि उसका एक्चुअल में पैसा आज 80 पे ही आने वाला है। तो दोनों में से जो भी लोअर होता है वो आपका वैल्यूएशन बन जाता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डोनेशंस एंड लीगेसीज रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करती है, तो उनको काफी सारे डोनेशंस मिलते हैं और लीगेसीज मिलती हैं। लीगेसीज मतलब किसी डिसीज्ड पर्सन के बाद वो पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन के रूप में मिल जाना। अब यहाँ पे अगर डोनेशन स्पेसिफिक होता है या फिर लीगेसी के साथ कोई टर्म्स अटैच्ड होती है तो हम उसको कैपिटल फंड के अंदर डालते हैं। पर अगर ये एक जनरल डोनेशन होता और लीगेसीज के साथ में कोई ऐसी स्पेसिफिक टर्म नहीं होती उसके यूज के लिए, तो हम उसको फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डाल सकते थे। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डोनेशन लिखा हुआ आता है तो आपको कैपिटल फंड यूज करना है, और अगर जनरल डोनेशन है, जनरल लीगेसी है, तो फिर वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स बढ़ाने के लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो वो आपका सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी अंडर विच टाइप ऑफ असेट इज इन्वेंट्री क्लासिफाइड। तो आपका जो इन्वेंट्री होता है यानी कि आपका स्टॉक, वो कौन से टाइप का आपका असेट होता है। तो इन्वेंट्री तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर ही मटेरियलाइज हो जाएगी कैश में या डेटर में, तो हम साल भर में ही जब उसको बेच देंगे तो वो तो एक तरह का करंट असेट हो गया। नेक्स्ट इज विच वेरिएबल इज कंपेयर्ड टू वर्किंग कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जब आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका दूसरा वेरिएबल सेल्स होता है। पहला तो आपका वर्किंग कैपिटल होता है, दूसरा वेरिएबल आपका नेट सेल्स होता है। अच्छा, एक तरह का एक्टिविटी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लार्ज फ्लक्चुएशंस इन द परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री विच मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी यूज्ड। तो अब अगर आपकी इन्वेंट्री के अंदर बार बार बड़े फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो ऐसे केस में अगर आप फीफो लगाते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मूविंग एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हैं, तो उसके अंदर आपका प्राइस एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं हो पाता क्योंकि इसमें लार्ज फ्लक्चुएशंस आए। तो यहाँ पे सिर्फ परचेज प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, उसकी क्वांटिटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी उठाई थी। अगर आपने कम प्राइस पे छोटी क्वांटिटी उठाई या फिर आपने ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली तो उस वजह से बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन आ जाता है आपके वैल्यूएशन में। यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा कि आप वेट्स को भी कंसिडर करें कॉस्ट के साथ साथ में, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आपका सबसे सूटेबल यहाँ पे रहेगा। Thank you so much everyone. Join iExamBee and prepare 50% faster.